कॉर्डिसेप्स एक्चुअली पूरे वर्ल्ड की अटेंशन गेन की थी क्योंकि 1993 में चाइनीज फीमेल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। उसमें पता चला कि उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किए। उनको डाइट दे रहे थे, उस डाइट में कीड़ा जड़ी ऐड कर रहे थे, शामिल कर रहे थे। तो ये एक तरीका का मशरूम होता है। ये भी एक फंगस है जो कैटरपिलर पर ग्रो होती है। कीड़ा जड़ी कहते हैं, किसे हिमालय वियाग्रा भी कहते हैं, चाइनीज हर्ब भी कहते हैं, गोल्डन हर्ब भी कहते हैं। चाइना अरुणाचल की बाउंड्री से हमारे कंट्री में आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे कॉर्डिसेप्स की खेती हो रही थी टू स्टील दैट। व्हाई इज इट सो स्पेशल? एक जड़ी बूटी कह सकते हैं, संजीवनी बूटी कह सकते हैं, जिस तरह से इसके बेनिफिट्स हैं। सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी ये काफी अच्छा है। हम कई सारे न्यूज रिपोर्ट्स और इंटरनेट पे लोग कहते हैं कि ये एक बैंड सब्सटेंस है। क्या वो सच है? देखो, आधा सच है। गूगल में कई जगह आप लिखा हुआ देखेंगे कि कॉर्डिसेप्स इज बैन इन इंडिया। एक्चुअली क्या है, जो हिमालय से निकाल कर लाते हैं उस पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, जो अभी भी बैन है। तो लोग निकालने के लिए जाते हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े होना, धक्का मुक्की, इस तरह के केसेस होना, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। और कहीं ना कहीं हिमालय पर बहुत तरह के हर्ब्स पाई जाती हैं, तो बाकी हर्ब्स को भी नुकसान पहुंचता है। नमस्कार किसान भाई और बहनों, और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। हमारा आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। मशरूम फार्मिंग के बारे में आप सबने एक पॉडकास्ट मांगा था, लेकिन ये मशरूम फार्मिंग से भी एक स्टेप आगे है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि कॉर्डिसेप्स, जो मशरूम के सेम फैमिली में आता है लेकिन एक अलग ही क्रॉप है। कॉर्डिसेप्स टिपिकली हिमालय में पाया जाता है और उसका मार्केट में वैल्यू 50 से 60 लाख रुपए किलो तक भी जाता है। लेकिन अब सुमन सुखीजा जी कॉर्डिसेप्स को इंडोर वर्टिकल फार्मिंग में ग्रो कर रही है अपने यूनिक टेक्निक से, और उसका भी उन्हें काफ़ी अच्छा मार्केट में रेट मिलता है। उनका कहना है कि अगर आपको फार्मिंग छोटे स्केल से स्टार्ट करना है एक लिमिटेड एरिया में, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। इस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखिए। हमने डिस्कस किया है कि कैसे इंडोर वर्टिकल फार्मिंग के साथ आप छोटे से एरिया में ये यूनिक क्रॉप का फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एपिसोड को अंत तक देखिए। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर सुमन सुखीजा ऑन एग्री टॉक। आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी यूनिक होने वाला है। यूजुअली हम ट्रेडिशनल क्रॉप्स और जो एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं, मोर कॉमन जो है, उसके बारे में बात करते हैं। बट आप जो कर रहे हैं काफ़ी यूनिक है। तो जिससे पहले हम स्टार्ट करें, कि आप बता सकते हैं आप क्या करते हैं? कॉर्डिसेप्स, जो मैंने भी एक नया शब्द सीखा है, वो क्या होता है, एंड उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? कॉर्डिसेप्स एक्चुअली है बहुत सालों से, लेकिन स्टिल अभी अवेयरनेस काफ़ी कम है। कुछ कंट्रीज में इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे तिब्बत है, चाइना है, नेपाल साइड में बहुत लोग इसे जानते हैं। इवन इंडिया की बात करें तो उत्तराखंड साइड पे काफ़ी लोग इसे जानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हिमालयस पे पाया जाता है। तो हिमालयस पे होने की वजह से इसको मोस्टली वहाँ के आसपास के लोग जानते हैं। बट ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया में अभी अवेयरनेस इसकी काफ़ी कम है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हिमालयस में पाया जाता है, ये 3500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालयस पे मिलता है। अच्छा, बस उसी हाइट पे? बिल्कुल। और वहाँ भी उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर ट्री लाइन खत्म हो जाती है, मीन्स जहाँ पर ट्री ग्रो होना बंद हो जाते हैं, तो उस हाइट पर ये मिलता है। तो ये एक तरीका का मशरूम होता है, मतलब? क्योंकि मैंने जब आपको पहली बार देखा कॉर्डिसेप्स, मुझे लगा कि कोई मशरूम फार्मिंग सॉर्ट ऑफ है। तो क्या ये सेम फैमिली से होता है? या सेम फैमिली से है, क्योंकि मशरूम इज फंगस। ठीक है, ये भी एक फंगस है जो कैटरपिलर पर ग्रो होती है। कैटरपिलर एक कीड़ा होता है। जब ये कैटरपिलर खत्म हो जाता है, उसके ऊपर जो फंगस आती है, उसके ऊपर एक जड़ी निकलती है, तो जिसे हम कीड़ा जड़ी कहते हैं। अच्छा। इसका दूसरा नाम जो है वो कीड़ा जड़ी भी है। वैसे तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इसे हिमालय वियाग्रा भी कहते हैं, चाइनीज हर्ब भी कहते हैं, गोल्डन हर्ब भी कहते हैं। तो इसके नाम बहुत सारे हैं। तो ये एक्चुअल में कैटरपिलर से आता है? मुझे लगा वो नाम बस ऐसे ही दिया आपने। नहीं, वो एक्चुअली कैटरपिलर से आता है। तो एक कैटरपिलर की जब लाइफ खत्म होता है, उसके बाद ये डेवलप होता है। ये फंगस आती है, उसको ही हम यहाँ पर, तभी से हम मशरूम की कैटेगरी में रखते हैं। बट क्या है, क्या मैम, व्हाई इज इट सो पॉपुलर? क्या खास है इसके बारे में? मतलब आप जो बोल रहे हैं हिमालय में पाई जाती है 3500 से 5000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर, बट लोग सडनली इसके बारे में आजकल काफ़ी न्यूज़ फैल रहा है। मैं न्यूज़ भी आपने जो भेजा था वो सब देखा। व्हाई इज इट सो स्पेशल? एक्चुअली इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इवन मतलब मैं आपको एक छोटा सा एक टॉपिक बताती हूँ। सबसे पहले जो पूरे वर्ल्ड की अटेंशन गेन की थी, वो इस वजह से की थी क्योंकि 1993 में
एक एथलीट्स थे जिसमें चाइनीज़ फीमेल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और उसमें पता चला कि उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किए। तब उनके कोच से पूछा गया कि ये क्या कमाल है कि सारे रिकॉर्ड्स आपके नाम। तो उन्होंने बताया कि वो अपने इनको जो उनको डाइट दे रहे थे उस डाइट में कीड़ा जड़ी ऐड कर रहे थे, शामिल कर रहे थे। तो उनको रेगुलर बेस पे कीड़ा जड़ी खिलाया जा रहा था। तो उसके बाद क्वेश्चन ये भी आया तो क्या ये डोपिंग टेस्ट में नहीं आता, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो चाइनीज एथलीट्स हैं तो उनका डोपिंग टेस्ट भी होगा। और पता चला कि ये डोपिंग टेस्ट में भी नहीं आता। तो यहाँ से लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि एक्चुअली ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ फूड ही है, मशरूम है, तो ये डोपिंग टेस्ट में भी नहीं आता। मतलब काफ़ी सारे आप कह रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी जो ये नेचुरली प्राप्त होता है हिमालय में अभी भी अवेलेबल है वहाँ पे? बिल्कुल है, और अभी बहुत लोगों की जीविका भी इसी से चलती है। जून से अगस्त तक लगा लो कि जैसे जैसे ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वहाँ पर जो आसपास के गांव वाले हैं, हिमालय जो एरियाज हैं, वहाँ के लोग जाते हैं, इसे निकाल कर लाते हैं और लाने के बाद उसे वो यहाँ पे सेल करते हैं। तो उनके पूरे साल की जीविका इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसका जो अभी तक का हाईएस्ट प्राइस क्या है, 50 to 60 lakhs पर केजी भी गया। 50 to 60 लाख पर किलो? जी। क्यों? लाइक मैं तो जब पढ़ रहा था मैं पढ़ा कि 1 से 2 लाख रुपए पे जाता है, 15-20 हज़ार पे भी जाता है, 3 से 4 लाख, और 50 to 60 लाख हाईएस्ट प्राइस है। इवन आई एग्री, अभी उस प्राइस में नहीं सेल हो रहा, बट स्टिल अभी भी अगर बात करें तो अभी भी जैसे कुछ लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं जो ग्रो कर रही हूँ वो तो अभी हम लैब में कर रहे हैं, तो अभी भी हमारे पास कॉल्स आते हैं कि हम आपको 20 lakhs तक दे सकते हैं। ठीक है, तो जो वहाँ से निकाल कर ला रहे हैं तो अभी भी 20 lakhs तक का प्राइस है उसमें, जो ए ग्रेड का है वो अभी भी इतना एक्सपेंसिव है। और कौन है ये लोग जो ये खरीद रहे हैं इस रेट पे? मतलब देखो, आई थिंक कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, ठीक है, या फिर किसी तरह का किसी को डिजीज़ है जिनमें उन्हें लगता है कि इससे हेल्प मिल सकती है। चाइना में तो इससे बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। मैं अगर आपको जितना मैंने भी इसके बारे में स्टडी किया, अगर वैज्ञानिकों की माने तो इसमें एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसका नाम है कॉर्डिस्पिन। ये कॉर्डिस्पिन जो है वो इसमें जो एक रसायन होता है, ठीक है, मोस्टली आप देखेंगे हम जो भी दवाइयाँ खाते हैं सब में कोई ना कोई मॉलिक्यूल, कोई ना कोई रसायन होता है जिससे दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है, और वो सभी किसी ना किसी औषधीय पौधों से मिलता है। तो ये भी एक औषधीय पौधा ही है जहाँ से हमें कॉर्डिस्पिन मिलता है, जो हेल्प करता है किडनी पेशेंट के लिए। इनफैक्ट ये जैसे हिमालय व्याग्रा कहा जाता है, तो सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। और आपने कहा कौन यूज़ करते हैं, तो उसमें मोस्टली जिन लोगों को पता है कि ये हिमालय व्याग्रा की तरह भी काम करता है तो वो लोग भी इसे कंज्यूम करते हैं। सिमिलर टू केसर, जो सैफरन भी आजकल ट्रेंड में फैला है, आप सैफरन भी करते हैं, बट आज के टॉपिक हम ज़्यादा कॉर्डिसेप्स पे रखेंगे जी, क्योंकि सैफरन जो कश्मीर में होता है, वहाँ के कुछ ग्रोइंग कंडीशंस होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है। सिमिलरली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कॉर्डिसेप्स के लिए भी कुछ ग्रोइंग कंडीशंस होते होंगे हिमालय में, जिस कारण से वो बिल्कुल वहाँ होता है। लेकिन हम अब सेम चीज़ को अब इंडोर फार्मिंग के थ्रू कर रहे हैं। दोनों में कितना डिफरेंस होता है मैम? क्योंकि सैफरन में तो काफ़ी मतलब लोग कह रहे हैं कि क्वालिटी सेम नहीं होता है, ये नहीं होता है। कॉर्डिसेप्स में कितना डिफरेंस होता है नेचुरल और लैब में? एक्चुअली जो कॉर्डिसेप्स नेचुरल होता है वो, जैसा कि मैंने बताया कि कैटरपिलर पर होता है, तो वो देखने में भी आपको ऐसे ही दिखेगा कि नीचे का पार्ट जो होगा वो आपको कीड़े की शेप में दिखेगा और उसके ऊपर एक जड़ी होगी, जैसे मिर्ची की डंडी होती है, कुछ वैसे दिखता है। लेकिन ये जो हम लैब में ग्रो करते हैं वो हम किसी कैटरपिलर पर ग्रो ही नहीं करते। हमारा क्या होता है कि हमारे पास टिश्यू कल्चर होता है, जो टिश्यू लिया जाता है वहाँ से उसका कल्चर रेडी किया जाता है, उसी टिश्यू कल्चर से हम ग्रो करते हैं, जिसमें हम किसी कैटरपिलर का यूज़ नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो देखने में बिल्कुल अलग होता है। देखने में अगर आप दोनों को साथ में रख दोगे तो बिल्कुल मैच नहीं होता। बात करें अगर जो मैंने आपको एक बताया कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है कॉर्डिस्पिन, वो सेम कॉर्डिस्पिन पाया जाता है जो हम लैब में ग्रो करते हैं। तो वही कॉर्डिस्पिन और एक सेकेंड कंपाउंड भी होता है एडिनोसिन, वो भी इसमें पाया जाता है। आप कह रहे हैं कि जो आप लैब में ग्रो कर रहे हैं वो
उसमें कोई कैटरपिलर होता नहीं है, लेकिन जो वो टिश्यू का कल्चर आप क्रिएट करते हैं वो किससे करते हैं? वो जो ओरिजिनल होता है वो हम नहीं करते हैं। इवन हमने भी अभी थाईलैंड से मंगवाया है, ठीक है, ये काम हमारा नहीं है। उसे हमारे पास जो कल्चर आता है हम उसको नेक्स्ट फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो जिन्होंने आप ये लगा लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। तो ये जो इन्वेंशन हुई थी उसमें सबसे पहले वहाँ से टिश्यू लाके कल्चर बनाया गया और उस प्रोसेस से हम आगे बनाते हैं इसे। बेसिकली कॉर्डिसेप्स एक तरीके का मशरूम है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है उसके। हिमालय में ये प्राइमरी ग्रो होता था, जिसे हम हर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि एक जड़ी बूटी कह सकते हैं, संजीवनी बूटी कह सकते हैं, जिस तरह से इसके बेनिफिट्स हैं। अब लेकिन नेचुरल बहुत महंगा है और सप्लाई बहुत कम है, इसलिए लोग जैसे आप जैसे लोग उसको लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या आपको लगता है जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या फिर कोई बिगिनर, आजकल मशरूम फार्मिंग इन इटसेल्फ भी बहुत ट्रेंड में है, बट आई थिंक ये मशरूम फार्मिंग से भी थोड़ा अलग है, क्या वो कॉर्डिसेप की फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं आज के डेट में? बिल्कुल कर सकते हैं। मेन वही सेम है, अवेयरनेस का। और अभी जैसे जैसे पता चल रहा है लोग इसकी ओर अट्रैक्ट भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि मशरूम है लेकिन इसे सुपर मशरूम की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो एक तो अट्रैक्ट करता है क्योंकि एक्सपेंसिव है, ठीक है, और अर्निंग के लिए भी कर सकते हैं, उनको भी अट्रैक्ट करता है कि काफ़ी महंगा सेल होता है ये। तो बिल्कुल किया जा सकता है। आप कैसे आए मैम इस फील्ड में? लाइक आई एम अज्यूमिंग कि डे वन से शायद आप कभी सोचे नहीं होंगी हाँ मैं कॉर्डिसेप्स की खेती करूंगी। मैंने तो कभी मशरूम का भी नहीं सोचा था पहले। कॉर्डिसेप्स तो बात दूर की बात है। एक्चुअली पहले मैं कुछ नहीं कर रही थी। मेरा बॉर्न हरियाणा की एक छोटी सी सिटी हांसी में हुआ था। देन आई शिफ्टेड इन दिल्ली। मेरे स्कूल कॉलेज सब दिल्ली से हुआ। दिल्ली में जाने के बाद फिर मेरी मैरिज हांसी में हुई, फिर से मैं वहीं थी। तो पहले तो थोड़ा सा बच्चे छोटे थे, मेरा ध्यान पूरा वहाँ पे था, पर स्टिल मन में कुछ था कि कुछ करना है। वहाँ पर अब होता क्या है ना, छोटी सिटीज़ में मोस्टली माइंड में क्या आता है, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस नज़र में आती हैं कि सैलून खोल लेते हैं, कुछ वो खोल लेते हैं, आई मीन स्टिचिंग कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ट्यूशन्स पढ़ा लेते हैं। तो ज़्यादा ऑप्शंस माइंड में आती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ऑफिसेज होते नहीं हैं, बहुत बिजनेस आइडियाज़ माइंड में नहीं आते हैं। स्टिल मेरा मन था कुछ अच्छा करना है। देन हमारे पास कुछ फार्म्स थे उस टाइम। देन आई थॉट कि मैं बटन मशरूम, मैंने यही कुछ वीडियोस देखी, पता चला कि बटन मशरूम भी इंडोर किया जा सकता है। मैंने बटन मशरूम का थोड़ा सा प्लान बनाया अपना। तो बटन मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए गई मैं मुरथल में। अच्छा। वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे मैंने बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम की ट्रेनिंग ली। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि एक कॉर्डिसेप्स मशरूम भी होता है। एक छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था, उसकी ट्रेनिंग नहीं थी। एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था कि कॉर्डिसेप्स मशरूम भी होता है, जिसका प्राइस उस टाइम जो बताया जा रहा था 2.5 लाख और 3 लाख तक पर केजी जाता है। तो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। इवन मैं ट्रेनिंग तो बटन मशरूम की ले रही थी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बटन मशरूम, क्योंकि मेरे माइंड में अब वही चल रहा था कि मुझे लग रहा था कि ठीक है, मुझे यहाँ 5 डेज की ट्रेनिंग पूरी करके जाना है और जाना मुझे इसी लाइन में है कॉर्डिसेप्स के लिए। तो वहाँ से छूटते ही मैंने बटन मशरूम का कोई प्लान नहीं किया। उसके भी बहुत सारे रीजंस थे। जैसे मुझे पता चला बटन मशरूम के लिए हमें बहुत बड़े फार्मलैंड चाहिए, प्लस इंडोर में भी चाहिए। और इंडोर में भी हमारा जो खर्चा आ रहा था वो 20, 30, 40 लाख का आ रहा था, ठीक है। एंड प्लस अगर हम उसे सीजनल करते हैं तब भी हमें लेबर की ज़रूरत है, और उसके लिए कंपोस्ट बनाना है एंड ऑल। तो ये आप इंडोर फार्मिंग का बात करें रेगुलर? मैं सोच रही थी रेगुलर करने की। फिर हाँ। मुझे पता चला कि इंडोर भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे बिजनेस का भी नहीं पता था, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये सिर्फ मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी कि मन में थॉट आया कि कुछ करना है, तो मैं गई, मुझे कुछ नहीं पता था। सब कुछ वहीं जाकर पता चला कि ऐसे कर सकते हैं। तो उसमें मेरे खर्चा भी बहुत आ रहा था, प्लस थोड़ा सा प्रेशर था कि बटन मशरूम होगा, उसे फ्रेश का फ्रेश सेल करना है, ठीक है, उसकी मार्केट सर्च करनी है, फ्रेश सेल करना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। उसके लिए मुझे फिर जब मुझे ये अट्रैक्ट किया, ये पता चला कि हम कीड़ा जड़ी को भी कर सकते हैं कॉर्डिसेप्स को, देन मुझे पता चला कि हम इसे कमरे से कर सकते हैं, और कमरे से करना है। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छी है। इसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स तक होती है ड्राई करने के बाद। वाह, 2 years। हाँ, तो मुझे ये काफ़ी अट्रैक्ट किया कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि इमीडिएटली हमें इसे सेल करना है। मैंने ऑयस्टर मशरूम की ट्रेनिंग ली थी, तो मैं ऑयस्टर मशरूम का पता करने के लिए भी बहुत जगह मैंने ट्राई किया कि मैं सेल कहाँ कर सकती हूँ, बट मुझे पता चला कि मार्जिन्स अच्छे नहीं निकल पा रहे उसमें। फिर मुझे लगा कि मैं ये करती हूँ,
स्टार्ट करने का सोचा, मन बना लिया, ट्रेनिंग भी ली और स्टार्ट कर दिया। बस एक ही माइंड में डर था कि बेचूंगी कहाँ, जो सबके मन में होता है। और हर किसान का दिमाग में। और सबसे बड़ी बात, जिसकी अवेयरनेस नहीं है, ये और भी डबल चैलेंज हो जाता है कि अवेयरनेस नहीं है तो बेचूंगी कहाँ। माइंड में बस एक ही थॉट थी कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में भी अगर कुछ लोग भी ले लेंगे तब भी मेरा निकल जाएगा। तो आपसे रीस्टार्ट करते हैं कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया, फिर पहला स्टेप आपको इंडोर में करना, आपने ये डिसाइड कर लिया, उसके लिए कितना स्पेस चाहिए होता है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा प्रोसेस समझा सकते हैं कि आपने कैसे किया और जो लोग ये देख रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं? मैंने उस टाइम स्टार्ट किया था घर के कमरे से ही। कितना एरिया में? मैंने स्टार्ट 10 बाय 10 के रूम से किया था। अभी 200 स्क्वायर फीट का रूम है मेरा यहाँ पे, जिसमें मेरा लगा हुआ है। तो स्टार्ट वहाँ से किया था। और उस टाइम जो मेरी इन्वेस्टमेंट आई थी 10 to 12 लाख की आई थी। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी फिर मेरा कॉन्सेप्ट था, जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं थोड़ा डेप्थ में गई कि क्योंकि अभी मुझे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो डेप्थ में गई कि क्या कर सकते हैं कि जिससे हम कॉस्ट कटिंग कर सकें। तो अभी मैंने इसकी कॉस्ट कटिंग की। जैसे सिंपल है कि इसके अंदर हमें स्टार्टिंग में जो बनाना होता है, एक डार्क फेस अलग बनाना होता है, एक लाइट फेस अलग बनाना होता है। तो हमने क्या किया, सेम रूम में ही बनाया, डिफरेंट रूम नहीं रखे। क्या होगा उससे, अगर आप डबल स्पेस यूज करें हैं, डबल एसी यूज करेंगे, क्योंकि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना है। जैसे केसर का आपको पता होगा कि केसर में हम टेम्परेचर 5 to 6 तक डाउन लेकर जाते हैं। इसमें हमें टेम्परेचर ओनली 18 to 22 रखना होता है। लेकिन अगर हम डबल रूम बनाएंगे तो डबल एसी यूज होंगे, डबल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंगल रूम कर दिया। जहाँ पर डार्क रूम की बात थी, हमने उसे ब्लैक कपड़े से कवर कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हमने करे, जिससे हम इसे लो कॉस्टिंग पर लेकर आ पाए। लो कॉस्टिंग में कितना में हो सकता है ये? मिनिमम 10 by 10 का बात कर रहे हैं। मिनिमम हम 3 to 4 लाख में करवाते हैं, मैक्सिमम तो जितना भी हो सकता है। तो ये 3 to 4 लाख या 10 to 12 लाख में क्या क्या आ रहा है? एक तो आपने बोला एक इंडोर रूम बनाना होगा जहाँ पे एयर कंडीशन जरूरी है। 3 to 4 लाख में मैं रूम को काउंट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज रूम का अगर आप देखेंगे तो खर्चा वैसे ही बहुत हाई हो जाएगा। रूम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। रूम जिसके पास भी अगर है अपना, ठीक है, अगर नहीं है तो वो एक खर्चा ऐड हो जाएगा उसमें। करेक्ट। ठीक है। तो रूम के अलावा जो आपका खर्चा आएगा, आपको कुछ रैक्स लेने होंगे, क्योंकि ये फार्मिंग भी वर्टिकल फार्मिंग है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन एक छोटे से रूम से ले सके। ठीक है। तो इसमें हमें कुछ रैक्स लेने होंगे। रैक्स के नीचे ट्यूबलाइट्स लगाते हैं, क्योंकि हम अपने प्लांट को दिखाते हैं कि हाँ, तो वो हम लाइट्स लगाते हैं। आपको कुछ ग्लास जार्स चाहिए होंगे, उनकी कॉस्टिंग आएगी। प्लस आपको एसी लगाने होंगे। ठीक है। कुछ इसके अलावा आपकी छोटी छोटी सी लाइक जैसे मैं यहाँ पर हम एक ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं, जो एक स्टेरिलाइजेशन मशीन है, जो बेसिकली हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है। क्या चीज़ के लिए? ऑटोक्लेव का। इसका यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हर्ब है, जो मशरूम है, ये हिमालयस में पाया जाता है। तो हम यहाँ पर एनवायरनमेंट वही क्रिएट कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, हम एसी लगा रहे हैं कूलिंग करने के लिए, सो दैट की कूलिंग हो 18 to 22 डिग्रीज के बीच में। और ह्यूमिडिफायर लगाते हैं, क्योंकि किसी भी मशरूम को ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, और खास तौर पे वहाँ पे जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी होती है। तो हम ह्यूमिडिफायर का यूज क्या ह्यूमिडिटी होना चाहिए इसके लिए? 70 से 80% ओनली। 70 to 80%। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप जितनी हाइट पे जाएंगे वहाँ बैक्टीरिया नहीं होगा। अच्छा, वर्टिकल टावर्स में? नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ, अच्छा, हिमालय फार्मिंग है। हाँ, ठीक है। तो आप हिमालयस की अगर हम बात करें, तो जितनी हम हाइट पर जाते जाएंगे वहाँ बैक्टीरिया नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑटोक्लेव का यूज करते हैं, कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको पहले स्टेलाइज करते हैं, ताकि इसको कंटामिनेशन फ्री बना सकें। तो हमारा मेन जो फोकस रहता है वो यही रहता है कि इसे हमने कंटामिनेशन फ्री बनाना है, तभी ये हमारा अच्छे से ग्रो हो पाएगा। तो मीन्स इसके लिए ऑटोक्लेव चाहिए, फिर लैमिनार एयर फ्लो चाहिए, जहाँ पे हम इसे सेफली ठंडा कर सकें। एक रोटरी शेकर चाहिए होता है, जिसपे ये रोटेट होता है और मल्टीप्लाई होता है इन लिक्विड स्पॉन। देन फिर हम इसे फाइनल स्टेज में लाते हैं बॉटल्स में, जिससे हमारा ये ग्रो होता है। वाह, काफी जल्दी हमने कर लिया तभी भी। तो नहीं, काफी इंटरेस्टिंग भी है। करने पे सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा फील आता है। आई एम नॉट डॉक्टर, और मैंने तो इनफैक्ट साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, मैंने साइंस का कभी कुछ नहीं पढ़ा इवन। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम जब करते हैं तो कोट वगैरह वियर करते हैं, एक बार तो फील आ जाता है पूरा कि ठीक है, अभी ना डॉक्टरी करे, हमने डॉक्टरी कर ली है। राइट। तो रूम ले लिया मैंने, एयर कंडीशन सेट कर दिया, ह्यूमिडिफायर्स, लैमिनार एयर फ्लो, रैक्स लगा लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आप बोले वो टिश्यू कल्चर से प्लांटिंग मटेरियल। तो ये इसका मतलब कहाँ से प्राप्त करना है और क्या कॉस्ट आता है अप्रोक्सीमेटली? टिश्यू कल्चर तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि जो लोग
ठीक है। टिश्यू कल्चर तो बेसिकली हम प्रोवाइड कर देते हैं। अगर जैसे मैं इसकी कोचिंग देती हूँ, अगर हमने कोचिंग दी है तो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। अगर कोई परचेज करना चाहता है तो 6,000 रुपीज़ का कल्चर होता है। बोला मुझे अगर पर इसमें पैटी डिशेस होती है। ठीक है, पैटी डिशेस के हिसाब से होता है कि पैटी डिश 1 2 3। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल लगता है सुनने में, वैसा है नहीं ऐसा, क्योंकि जैसा कि मैंने खुद भी बताया कि मैं खुद भी साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। और तो लेकिन हाँ, कुछ जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से टेक्निकल लग सकते हैं। तो इसमें पैटी डिशेस होती हैं, वो पैटी डिशेस हम आगे सेल कर सकते हैं। तो 6,000 का तो हमारा कल्चर का कॉस्ट आता है। उसके आगे फिर बाकी कॉस्टिंग जो है वो मैंने आपको बताई कि क्या क्या चीज़ें उसमें हमें चाहिए होती हैं। करेक्ट। तो मैं कल्चर ले लिया, अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका? उसके बाद मुझे सीधा उसमें डालना होता है अपने? नहीं, जो हमने कल्चर ले लिया उस कल्चर से पहले हम लिक्विड कल्चर कन्वर्ट करते हैं। अच्छा। लिक्विड कल्चर कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको फाइनल प्रोडक्ट में डालते हैं। मीन्स फाइनल हमारा जो बेस होता है, इसमें ब्राउन राइस का होता है। ब्राउन राइस का बेस होता है, उसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं। ठीक है, जो सभी हेल्दी होते हैं, लाइक ग्लूकोज हो गया। ठीक है, डी ग्लूकोज हम इसमें यूज़ करते हैं, विटामिन B1, विटामिन B12, इस तरह के हम इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स करते हैं, सो दैट इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बना सकें। और फिर हमारा फाइनल तैयार होता है। तो पहले जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो जो मशीन आप बोल रहे थे उसमें आप डालते हैं, एंड वो जो मूवमेंट होता है उसके थ्रू वो मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड फिर उसके बाद आप फाइनल स्टेज पे डालते हैं, व्हिच इज द ट्यूब सॉर्ट ऑफ। फाइनल हमारा जो यूज करते हैं वो ग्लास जार होता है, जिसमें हमारा ग्रो होता है। ग्लास जार में भी हम क्या करते हैं कि जो उसकी कैप होती है, कैप के बीच में होल करते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट है, प्लांट को ग्रो होने के लिए एयर की ज़रूरत है। ठीक है, बिना एयर के हो नहीं सकता। और अगर हमने उसको कैप नहीं लगाई तो कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बैलेंस करना है कि कंटामिनेशन भी नहीं जाए और उसको प्लस अच्छे से ऑक्सीजन भी मिले। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक होल करते हैं, होल के ऊपर हम एक फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टर पेपर लगा देते हैं, जिससे कि अब वो अंदर एयर तो जाएगी लेकिन वो फिल्टर होकर जाएगी, तो कंटामिनेशन भी नहीं आएगा। और छोटे छोटे से हमें उसके अंदर प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं जब हम लैब में काम करते हैं, कि जैसे कि मैंने बताया कि हम कोट वियर करते हैं। कोट हम इसलिए वियर करते हैं क्योंकि हम बहुत टेक्निकली इसको बना रहे हैं कि कंटामिनेशन नहीं आए, तो कोट पे वियर करते हैं। मास्क वगैरह अच्छे से प्रॉपर पहनते हैं। तो छोटे छोटे से कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने होते हैं, जिसके थ्रू हम अच्छे से अच्छा इसको हम प्रोड्यूस कर पाएँ। और ड्यूरेशन क्या होता है इस क्रॉप का? ड्यूरेशन वैसे तो 2 मंथ्स का होता है। ठीक अच्छा। है, स्टिल वी कैलकुलेट 3 मंथ्स, क्योंकि कुछ टाइम आपको लैब को फिल करने में भी लगेगा। एक दिन में आपकी पूरी लैब फिल नहीं हो जाएगी। तो अगर हम सभी डेज को काउंट करें तो 3 मंथ्स का हम पकड़ कर चलते हैं। सो टिश्यू कल्चर से लेकर के फाइनल जो प्रोड्यूस है वो 3 मंथ्स। मीन्स ईयरली हम 4 क्रॉप्स निकाल पाते हैं। अच्छा, ओके। तब तो मतलब आप निकालते हैं 4 क्रॉप्स? हाँ, 4 क्रॉप्स हम निकालते हैं इजीली। अंडरस्टूड। और 4 क्रॉप्स के साथ मतलब अगर मैं इंडोर फैसिलिटी में ये कर रहा हूँ तो क्या मुझे केवल यही क्रॉप करना चाहिए या बाकी और क्रॉप्स भी इसके साथ हम कर सकते हैं? देखो, जो हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा कि आप साथ में सेफ्रॉन कर सकते हैं। सेफ्रॉन का अभी काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, और मुझे भी पता चला जैसे कि सेफ्रॉन भी के लिए भी यही एनवायरनमेंट चाहिए। बट हाँ, अब जैसे मैंने इसमें 18 से 22 टेम्परेचर बताया, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर डाउन लेकर जाना है। तो हम इसमें एक सिंपल सा क्या करते हैं कि एक चिलर और एड ऑन कर देते हैं सैफ्रॉन के लिए। हाँ, तो चिलर ऐड ऑन कर दिया तो उसके अंदर क्या है कि हम ये कर सकते हैं कि जैसे उसका टाइम पीरियड जो रहता है अगस्त टू नवंबर रहता है, तो हम अगस्त टू नवंबर उसमें सेम लैब में ही हम सेफ्रॉन कर सकते हैं। और उसके बाद हम बाकी की जो 3 क्रॉप्स हैं हम फिर से इसकी ले सकते हैं। तो आप सेम लैब से मीन्स मल्टीपल फार्मिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 फार्मिंग तो आप निकाल ही सकते हैं। सो एक 10 बाय 10 के रूम में अगर कॉर्डिसेप्स का बात करें तो कितने टोटल जार्स लगते हैं, कितने प्लांट्स लगते हैं टोटल? देखो, जार्स तो डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा लगा रहे हैं, कितना छोटा लगा रहे हैं। मैं जो जार्स यूज़ करती हूँ मैं थोड़ा छोटे वाला यूज़ करती हूँ। ठीक है, मतलब जिसकी डायमेंशन ज़्यादा नहीं होती। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कंटामिनेशन से बचाना होता है। स्टिल हम कितने भी प्रिकॉशंस ले, सम हाउ फिर भी चांसेस होते हैं कि 1 2 3 4 किसी भी बॉटल में कंटामिनेशन आ सकता है। अगर हमें वो बॉटल डिस्कार्ड करनी पड़ती है तो एटलीस्ट लॉस कम होगा।
क्योंकि जितना बड़ा आपका ग्लास जार होगा आपका लॉस भी उतना ज़्यादा होगा, तो हम कम से कम वाला लेते हैं जिससे कि हमारा लॉस भी कम से कम हो, क्योंकि समहाउ फिर भी कंटामिनेशन है, पता नहीं चलता, किसी बोतल में समटाइम्स निकल भी आता है, तो एटलीस्ट हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं तो लॉस कम होगा। बट अप्रोक्सीमेटली मतलब एक 10x10 में कितना जाता है और कितना? 2000 जार्स में हम ग्रो कर पाएंगे 4 kg, मतलब एक 10x10 के रूम से हम 3 to 4 kg की प्रोडक्शन ले पाते हैं। वैसे मेरी आदत है थोड़ा कम से कम पकड़ कर चलने की। जैसे हमारा एक ग्लास जार से 2.5 से 3 ग्राम निकल जाता है, स्टिल मैं 2.5 से 3 ग्राम, मैं स्टिल 2 ग्राम पकड़ कर चलती हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से देखे तो 2000 जार लेंगे तो हमारा उसमें 4 kg निकल जाएगा। अच्छा, मतलब 10x10 से बस टोटल बस 4 ही kg बहुत है, कम नहीं है ये। क्योंकि हम लोग को आइडिया है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सोचने का, ये 30 kg 40 टन 50 टन 10x10 के रूम में। हाँ, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। अच्छा, राइट। एंड नहीं, अगर आप सैफरन की बात करें तो सैफरन तो बहुत ही कम निकलता है, क्योंकि सैफरन मतलब मेरे जैसे, ठीक है आप उस फील्ड से हैं, आपको वो बात समझ में आती है, और जैसे मैं सैफरन और कॉर्डिसेप्स कर रही हूँ तो मेरा कंपैरिजन जो रहता है वो सैफरन उसमें रहता है। तो सैफरन उसमें रहे तो मुझे पता है सैफरन बहुत लाइट वेटेड है, लेकिन कॉर्डिसेप्स का वेट जो है कंपेरेटिवली उससे काफी ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि सैफरन तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन हाँ उस हिसाब से ये काफी अच्छा निकल आता है। और 3 से 4 kg यार आप कह रहे हैं उसका शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट 2 साल रहता है। इसका मार्केट कहाँ है मैम? क्योंकि आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी बोला था जब आपका फेयर था बेचूंगी कहाँ, एक सबसे बड़ा चैलेंज वही है अवेयरनेस बिल्ड करना एंड लोगों को कन्विंस करना कि ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा, राइट? तो आप कैसे बेच रहे हैं एंड आपने कैसे ये बैरियर ऑफ मार्केटिंग ओवरकम किया? स्टार्टिंग में तो जब मैंने आज से 6 years पहले स्टार्ट किया था तो ऑनलाइन मार्केट की मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो ऑनलाइन में अगर अभी आप देखेंगे तो मेरा अमेज़ॉन पर है, amazon.com पर भी इनफैक्ट हम अभी कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के लिए भी अभी हम कर रहे हैं। समहाउ एड्रेस चेंज होने की वजह से, जीएसटी नंबर चेंज करने की वजह से थोड़ा सा टाइमिंग हमारा उसमें एक्स्ट्रा निकल गया। अभी मेरा खुद का चैनल भी है ऑरेंज हर्ब के नाम से, सोशल मीडिया पे भी है, फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे भी हैं, तो इन सब के थ्रू भी सेल हो रहा है। यूट्यूब पे के थ्रू भी हमारा काफ़ी सेल हो रहा है। एंड इनफैक्ट अभी मुझे पता भी नहीं चलता कि समटाइम्स ऑर्डर आते हैं, हमें नाम बताते हैं कि किसी का भी नाम रैंडम बता देते हैं कि उन्होंने हमें बताया, मुझे खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि क्या है इट मीन्स कि वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होने लगी, तो लोग बताते हैं एक दूसरे को। तो अभी मेरा उससे काफ़ी मतलब मुझे पहले और अब में, और जो मुझे देखने को मिला, कोविड से पहले लोगों में इतनी हेल्थ अवेयरनेस नहीं थी, कोविड के बाद लोगों में हेल्थ अवेयरनेस भी ज़्यादा है, हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं लोग, और वो मुझे रिजल्ट देखने को मिला। तो अभी आई डोंट नो कि चाहे वो उनको पहले से अवेयरनेस है या मेरी वीडियोस देख के अवेयरनेस आ रही है, तो अभी लोग ऑर्डर करते हैं। मैं जो एक और न्यूज़ पढ़ रहा था, जो आपने पहले चाइना के बारे में भी बात किया कि चाइना अरुणाचल के बाउंड्री से हमारे कंट्री में आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे कॉर्डिसेप्स की खेती हो रही थी टू स्टील दैट। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू, कितना है, बट एक न्यूज़ था, ये न्यूज़ बना था। हाँ, मैंने भी ये न्यूज़ देखा था, और IPCSC एक सेंटर है, उसका ये कहना है कि इस तरह के केसेस सामने आए थे। और एक्चुअली क्या है, IPCSC एक सेंटर है जो थिंक टैंक की तरह काम करता है, जो कारण खोजता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो उसमें इस तरह की कुछ निकल कर आया कि चाइना के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की घुसपैठ कर रहे थे, वो कीड़ा जड़ी चुरा कर ले जाना चाहते थे। तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा इतनी उसकी वैल्यू है जो हम कर रहे हैं। बट जो कंज्यूमर आप बोल रहे हैं, इनको हेल्थ बेनिफिट्स इतने सारे मिलते हैं, मतलब क्या कितना रियलिटी है इसमें कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सैफरन की खेती ये सब काफ़ी हद तक एक स्कैम है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ जो लोग कहते हैं। आपने कितने सारे कस्टमर्स को देखा है जो उनको एक्चुअल में ये हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे हैं? जैसे आपने बोला हिमालयन वाइग्रा, ऑब्वियसली सेक्सुअल बेनिफिट्स हैं इसके, फिर आप एंटी कैंसर ये सब बोल रहे हैं, डॉक्टर्स और ये सब भी इसको यूज़ कर रहे हैं इन जनरल। देखो अभी जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, पहले क्या होता था, मेरे पास बहुत कम कॉल्स आते थे, अभी तो फार्मा इंडस्ट्री से भी कॉल आने लगे हैं। अच्छा, तो इससे समझ में आता है कि धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों में आ रही है। तब जो मैं समझ रहा हूँ काफ़ी बड़ा स्कोप होना चाहिए, काफ़ी बड़ा मार्केट होना चाहिए। बड़ा स्कोप होगा, बट एक ही चैलेंज जो है कि जो सेम केसर में भी है, क्या इंडोर फार्मिंग और उसका क्वालिटी में कितना डिफरेंस है? अगर आप कह रहे हैं कि क्वालिटी भी सिमिलर है
बेनिफिट भी सिमिलर है, तब तो बहुत सारे लोग इसका लाभ ले सकते हैं। लाभ ले सकते हैं, लेंगे भी जैसे से अवेयरनेस आएगी। ठीक है, रिजल्ट्स दोनों के सेम हैं और हाँ देखने में अलग है, आई एग्री, बट रिजल्ट सेम आ रहे हैं, रिजल्ट लोगों को मिल रहे हैं, लोग अट्रैक्ट भी। अब तक कुछ हमारे हैं जो परमानेंट हमारे क्लाइंट्स बन गए हैं जिनको वो लेना ही लेना है। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं जो हमसे लेकर उसे आगे सेल करते हैं। समझ गया। और आप जो ये इंडोर बेच रहे हैं उसका इकोनॉमिक्स थोड़ा आप समझा सकते हैं, इफ यू कंफर्टेबल, क्या मार्केट प्राइस होता है? हमने तो 50 लाख 60 लाख सब बात किया, बट रियलिस्टिक नंबर। नहीं, ये 50-60 लाख जो है वो हिमालय वाला है। हिमालय वाला है, ठीक है, वो क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है तो वो उसका प्राइस है। लेकिन अगर हम जो लैब में ग्रो कर रहे हैं और हम एक्चुअली हम इसे अफोर्डेबल प्राइस में लेकर भी आए हैं, उसे लाना जरूरी भी था क्योंकि वो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। बट बेनिफिट्स कम नहीं हो जाते हैं? बेनिफिट्स कैसे कम हो जाएंगे? बेनिफिट्स तो सेम है। अच्छा, बेनिफिट सेम है, लेकिन वो उसका प्राइस इतना हाई है वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो प्राइस है जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं, मेरा क्या है ना, अभी जैसे हम रिटेल में सेल करते हैं तो हमारी 30 ग्राम की पैकिंग होती है। 30 ग्राम की पैकिंग में 2800 रुपीज़ में सेल करती हूँ। अकॉर्डिंगली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 93,000 पर केजी उसका प्राइस आएगा। अच्छा, तो किसी को जब परचेज करना है तो 93,000 पर केजी तो कोई परचेज नहीं करेगा। हर किसी को 1 मंथ का पैकेट चाहिए, तो उसमें हमारा 30 ग्राम का पैकेट होता है, 1 ग्राम के सेशेट्स होते हैं। अच्छा, 1 ग्राम पर डे। 1 ग्राम पर डे लेना होता है, तो उनको 30 ग्राम का पैकेट 2800 रुपीज़ का हो गया। तो अकॉर्डिंगली फिर वो कुछ अफोर्डेबल भी है। अभी देखिए ना, अगर सिंपली नारियल पानी की बात भी करें तो 70 रुपीज़ का तो नारियल पानी भी आ रहा है, तो 93 रुपीज़ का आपको कॉर्डिसेप्स का एक पाउच पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो वो फिर भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। स्मॉल पाउचेस में हाँ वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप एक क्रॉप साइकिल 2 से 3 महीना से आपका 3 से 4 लाख रुपए बन सकता है। मेरा तो खैर अभी 100 ये मेरा 200 स्क्वायर फीट का है, तो मेरा 8 kg प्रोडक्शन पर साइकिल हो जाता है। ऑलमोस्ट 8 to 9 लाख पर साइकिल। और ऐसा साइकिल आप 3 से 4 ले सकते हैं। 3 से 4 ले पाते हैं। सो 200 स्क्वायर फीट से मेरा साल का 30 to 35 लाख रुपीस उसमें हम निकाल रेवेन्यू। बिल्कुल। और इसमें मैं ये भी कहूँगी कुछ हमारा होलसेल में भी जाता है, ऐसा नहीं है कि सारा हमारा रिटेल में ही जाता है, होलसेल में भी जाता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हमसे लेके आगे मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग लैब लगा रहे हैं, मतलब मैं इसे सिखाती भी हूँ, तो कुछ लोग लैब भी लगा रहे हैं, कुछ लोग हमसे लेकर भी आगे सेल कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो उस हिसाब से कुछ होलसेल में जा रहा है, कुछ हमारा रिटेल में जा रहा है। समझ गया, रिटेल होलसेल दोनों मार्केट। मैम अगर मैं एक बिगिनर हूँ, अभी मैं आपसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं आपसे एक ब्लूप्रिंट सॉर्ट ऑफ मांगता हूँ कि ऐसे ऐसे मुझे करना चाहिए ताकि मैं इसे सक्सेसफुली कर पाऊँ, तो क्या आप मतलब कुछ एडवाइस या कुछ स्टेप्स बताएंगे टू गेट टू दैट डायरेक्शन? आप ट्रेनिंग जो करते हैं, आई एम श्योर उसमें आप समझाते होंगे, उसमें आप क्या क्या कवर करते हैं? ट्रेनिंग में हम कवर करते हैं सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट होता क्या है, क्योंकि जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं उसको डीप में पता होना बहुत ज़रूरी है कि होता क्या है। इंट्रोडक्शन हो गई इसकी, उसके बाद इसका प्रोसेस की कैसे इसे हमने प्रोसेस करना है, थ्योरेटिकली भी सिखाते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम प्रैक्टिकली भी करवाते हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस भी करवाते हैं, सो दैट कि क्योंकि मैंने देखा है अपनी ट्रेनिंग में थ्योरी से लोग सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिकल वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट ही ऐसा होता है। इसके अलावा फिर हम लैब को डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, किस तरह के रैक्स लगाने हैं, किस तरह का आपका वाइट वॉश होना चाहिए, जैसे हम लाइट कलर का रखवाते हैं, किस तरह की ट्यूबलाइट्स होनी चाहिए, AC कितने लगाने हैं, तो वो सब कुछ हम उसमें कवर करते हैं। मतलब प्रॉपर लैब डिज़ाइन करवाते हैं, अपनी लैब को फ्यूमिगेट कैसे करना है, डिसइंफेक्ट कैसे करना है, वो हम उसमें बताते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्रैक्टिकल में हम सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, कुछ स्लाइड्स दिखाते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू। तो उस तरह से हम कवर करवाते हैं कि एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली काम कर सकें। और जो मार्केटिंग जो एक क्रूशियल पार्ट है, हाँ, वो भी हम उसमें कवर करते हैं। आप कैसे कर रहे हैं अभी अपना, वो भी बता सकते हैं? लाइक आप जैसे ये आपने समझाया कि आप किटी पार्टीज में गए, अभी आप होलसेल रिटेल कर रहे हैं, बट क्या अब लोग आके आपसे ले रहे हैं, वो भी होता है? देखो अभी मेरा मोस्टली जो सेल हो रहा है वो ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। ऑनलाइन में मैंने जैसा कि पहले बताया, हमारा सोशल मीडिया पे पेज भी है, ठीक है, मेरे काफ़ी चैनल्स पर वीडियोस भी हैं, मेरे खुद का चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, इसके अलावा हमारा अमेज़ॉन पर भी है, आपने बोला, ठीक है। और अभी कुछ हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी जो है कॉन्टेक्ट में हैं, पूरी इंडिया से लगा लीजिए काफ़ी जगहों पर हैं। तो वो क्या करते हैं, हमसे
परचेज करते हैं और आगे सेल करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास क्या है ना कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उन्होंने पहले खुद यूज़ करके देखा, उन डॉक्टर्स ने खुद यूज़ करके देखा, जब उन्हें कॉन्फिडेंस आया कि यस प्रोडक्ट में दम है, हम इसे आगे भी सेल कर सकते हैं, और क्योंकि उनका काम है तो वो भी मुझसे ले रहे हैं, तो इस तरह से हमारा रिटेल होलसेल दोनों हो रहा है। तो आप तो ऑनलाइन बेच रहे हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, मानो जो बिगिनर आए आज वो उसको भी ऑनलाइन ही बेचना होगा, वो कैसे बेच सकता है? देखो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन मुझे ऑफलाइन लगता इसका है मार्केट नहीं, ऑफलाइन भी है, लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़ा सा ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ अब तो, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा जाती है, आप पूरे इंडिया को कवर करें, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया को भी कवर करें, तो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आती है। देखो एक सिंपल सी बात है जो दिखता है वो बिकता है, कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, लेके बैठे हो, लोगों को पता नहीं है तो कैसे सेल होगा। तो सिंपल है कि अभी मुझे ऑनलाइन में ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो मेरा जो थोड़ा टारगेट रहता है वो ऑनलाइन ही ज़्यादा रहता है। तो डेफिनेटली जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट हम तो गाइड भी करते हैं कि कैसे कैसे सेल करना है, हमारी खुद की जर्नी क्या थी, मेरी मिस्टेक्स क्या थी, क्या मिस्टेक्स हमने की थी, क्या मिस्टेक्स आप अब एटलीस्ट स्टार्टिंग से नहीं करो, और उसमें हम पूरा कवर करते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, जो जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस तरह से हम करें। इवन मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर किसी के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, स्टिल हम जैसे करें वो हम कवर करते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल है मुझे बताने में, यूजुअली इसके मार्जिन्स कैसे होते हैं? क्योंकि जब आप ऑनलाइन बेचते हैं, काफ़ी सारे वेंडर्स भी अपने ये रखते हैं, तो 35 लाख आपका रेवेन्यू हो गया, उसमें मार्जिन्स अच्छे रहते हैं? डेफिनेटली मार्जिन्स अच्छे रहते हैं। जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आता है वो मतलब 10 to 15% आता है, और बाकी जो हमारे मार्जिन्स होते हैं, बट जैसा आई एग्री कि उसके अंदर जो हम काउंट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें काउंट करते हैं, लाइक हमारा जो मटेरियल है प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेकिन अगर इसके अलावा हम देखें तो और भी कुछ कॉस्ट निकल आती हैं कि आपकी जो जगह है वो रेंटेड है या खुद की है। अगर खुद की है तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, रेंट पे ले रहे हैं तो वो आपका एक और एड ऑन हो जाएगा। आप लेबर कितने लगा रहे हैं, अगर आप सिंगल हैंडेड कर रहे हैं देन डेफिनेटली वो आपके लिए थोड़ा सा फिर से Easy है। चीपर रहेगा, लेकिन अगर आप कोई लेबर लगा रहे हैं, वैसे 200 स्क्वायर फीट तक का रूम आप सिंगल हैंडेड कर सकते हो। इससे अगर हम बड़े एरिया की साइड जाते हैं तो आपको लेबर की ज़रूरत होगी, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं कि आप अपना खुद का भी लगाएंगी कि आपकी मैन पावर, ठीक है, क्योंकि आप खुद भी अपना टाइम दे रहे हो। आप अगर कहीं जॉब करेंगे तब भी आप 50-60 लाख, मतलब 50-60,000 पर मंथ, जितना भी आपका स्किल्स हैं उस अकॉर्डिंग आप, तो वो सारा कुछ काउंट करके देखें तो कॉस्ट सबके लिए डिफर है, लेकिन स्टिल अगर हम इसका वैसे देखें तो इसमें हमारे मार्जिन्स निकल आते हैं अच्छे। उस पर थोड़ा बात करते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंस पे, जो लाइट्स है ये सब का। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बोलिया, सिंपल में 3 से 4 में भी हो सकता है, बट 10 से 12 लाख भी जा सकता है। पर महीना मेरा ऑपरेशनल खर्चा कितना आता है? लाइट का, मशीन्स का, लैमिनार एयर फ्लो देखो का, मशीन्स तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आ गया, बट ठीक है, मशीन चलाने का कॉस्ट, चलाने का कॉस्ट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल हो बस गया, उतना ही ना? ठीक है? कितना? हाँ, आपका मतलब मैं दोनों को काउंट कर देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एंड प्लस कुछ रॉ मटेरियल, उन दोनों का अगर मैं काउंट करूँ तो 10 to 15,000 के बीच में आपका अप्रॉक्स खर्चा आ जाता है Per month? 1 kg पे। नो, आई एम टेलिंग अबाउट 1 month, सॉरी 1 kg। अच्छा। क्योंकि अगर मैं आपको मंथ के हिसाब से बताऊंगी तो एग्जैक्टली हम नहीं बता पाते, क्योंकि कितना Vary कोई ग्रो करेगा। कर रहा है ना, तो उसके अंदर हम 1 kg के ऊपर अगर बात करें तो आपका 10 to 15,000 के बीच में खर्चा आ जाता है। जो मैं इसे सेल कर रही हूँ, 2 फॉर्म में सेल कर रही हूँ। हमारे पास कैप्सूल्स फॉर्म भी है, और एज इट इज़ जो फ्रूटिंग बॉडी आती है, उस फ्रूटिंग बॉडी को हम ड्राई करके उसे एज इट इज़ सेशेट्स में पैक कर देते हैं 1 ग्राम पाउडर की। फॉर्म में? तो उसमें क्या करना होता है, जो सिंपल है कि 1 कप ऑफ वाटर में 2 मिनट्स के लिए बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद ये अपना एक्सट्रैक्ट छोड़ देता है, ठीक है, उसके बाद इसको कंज्यूम कर लेते हैं। चाहे तो उसको हम ग्राइंड करके पाउडर भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी निकाल सकते हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्ट भी निकाल सकते हैं, जिसके कुछ ड्रॉप्स पानी में डाल के ले सकते हैं। ये तो डिफरेंट हम जिस भी तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी जो मेरा है ये हमारा 30 ग्राम का बॉक्स होता है जिसमें 30 सेशेट्स होते हैं, या फिर हमारा कैप्सूल फॉर्म में होता है, तो कैप्सूल्स ले सकते हैं डायरेक्ट। कैप्सूल और पाउडर 2 फॉर्म में आप बेचते नहीं, हैं? मेरा ये पाउडर नहीं है। तो वो क्या होता है? जैसे हमने फ्रूटिंग बॉडी है हमारी, इतनी मतलब 4 to 5 इंचेस की फ्रूटिंग बॉडी होती है, हम उसी को ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम एज इट इज़ ही डाल देते हैं इसमें, उसको हम पाउडर फॉर्म में नहीं करते हैं। थोड़ा सा ऑथेंसिटी भी बनती है कि हम जो दे रहे हैं वो ओरिजिनल, उसके अंदर हमने कोई मिक्सिंग नहीं की है। बट ये क्या, ये एक्सपेंसिव अफेयर होता है? बहुत सारे लोग को लगता है कि पैकेजिंग, ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा महंगा है। देखो, जब तक कुछ नहीं किया होता तो सब डिफिकल्ट और सब महंगा लगता है, बट करने लग जाओ तो वैल्यू भी तो है। आप अगर कुछ कर रहे हैं उसकी वैल्यू मिल रही है आपको, तो फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली, आई थिंक वो
यूजुअली सब्जियां में भी हम ये फीडबैक लोग को देखते हैं कि अगर आप खुद का ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन वहाँ ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। आजकल तो लोग ब्रांडिंग की तरफ बहुत भाग रहे बहुत हैं। भाग रहे हैं, तो यहाँ कम वॉल्यूम के थ्रू भी लोगों को ब्रांडिंग करना चाहिए ताकि वो और बढ़ सकें। बिल्कुल। मैम, और कुछ फाइनल एडवाइस आप देना चाहेंगे जो लोग इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप कुछ समराइज करके बताना चाहेंगे ये 3 से 4 चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगी कि अच्छे से पहले इसके बारे में डिटेल स्टडी में करो, जाने। रिसर्च। हाँ, बिल्कुल खुद स्टडी करो और जानो इसके बारे में क्या है, क्योंकि इसके प्राइस कम भी है, इसके प्राइस ज़्यादा भी हैं। ठीक है, हर तरह से सेल हो रहा है। कुछ लोगों ने इसके प्राइस काफ़ी डाउन भी किए हैं, मतलब होलसेल में अगर हम देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि ये ग्रो हो जाएगा। अब इसके अंदर जो वो कंटेंट है वो कितना है वो भी मैटर करता है। वो कैसे मेजर होता है? वो लैब टेस्टिंग हो जाती है, हमारे पास तो प्रॉपर लैब टेस्ट होता है इसका, वो हम साथ में देते हैं। प्लस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं, लाइक जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B12 है, ये सब हम इसमें मिक्स करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बना रहे हैं विटामिन B1, विटामिन B12, जो एक्सपेंसिव पड़ता है तो नहीं डालते हैं। ग्रो तो हो जाएगा क्योंकि इस फंगस है, आपने फंगस के लिए डाला, इसके अंदर ईस्ट डाला, सब तो आपका हो जाएगा। लेकिन तो वो बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं कि बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और जैसे मैं लैब में भी कहती हूँ कि लैब लगा रहे हो तो उसके अंदर भी आप क्वालिटी मेंटेन करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लग्जरियस लैब बनानी है। लोग कई बार क्या करते हैं कि बहुत मतलब इसका मैं आपको बताती हूँ, जब स्टार्टिंग में ये लैब लोगों ने स्टार्ट की थी तो 1 CR तक इसका एक्सपेंस लेकर गए थे, इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 CR तक भी लगाई थी। वाह। तो उसमें क्या किया उन्होंने, एक चेंजिंग रूम, मतलब एक चेंजिंग रूम है, एक यूवी रूम है, एक आपका प्रिपरेशन रूम है, एक हार्वेस्टिंग रूम है, एक डार्क रूम है, एक लाइट रूम है, तो 6-7 तो AC लगा दिए। तो कॉस्ट तो कहाँ जानी थी। तो अभी वही है कि आप कॉस्टिंग को कम करो, क्योंकि हमें यहाँ पे लग्जरियस लैब नहीं बनानी है। कोई हमारी लैब के अंदर आके कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई होटल नहीं खोल रहे हैं। जस्ट सिंपल आपका प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। जो खर्चा करना है वो प्रोडक्ट में खर्चा करो। ये जो B1 विटामिन ये सब आप बोल रहे थे, वो सब आप खुद से ऐड करते हैं? हाँ, वो सब ऐड करते हैं। वो सब आपको सेपरेटली प्रोक्योर करके ऐड करना होता है? बिल्कुल। और अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि असली माल है, नकली माल है? क्योंकि केसर में तो बहुत होता है, सैफरन में, कि नकली माल बहुत बेचते हैं, वो कलर डाई ऑफ हो जाता है। इसमें भी कुछ ऐसा पैरामीटर्स होते हैं? देखो, जो केसर की बात भी अगर करें तो कलर की भी करें तो आजकल लोग बहुत स्मार्ट है। ये सब जो लोग कहते हैं ना कि उसका कलर येलो आएगा, उसका कलर रेड आएगा, ये सब देखो अब बनाने वाले भी स्मार्ट है ना, वो येलो कलर डाल देंगे कि येलो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो केसर में तो हो ही रहा है, इसमें भी हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कहती। तो इसमें मेन है कि हम अपना टेस्टिंग रिपोर्ट साथ में देते हैं। कलर इसका थोड़ा सा ऑरेंजिश होना चाहिए, कुछ लोग बेच रहे हैं थोड़ा सा भूरा सा कलर होता है, इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज होना चाहिए। पीसेस का साइज, पीसेस तो चलो ड्राई करते टाइम थोड़ा सा टूट भी जाते हैं, ठीक है, बट स्टिल हाँ कलर ऑरेंज होना चाहिए। मेन इसका रिजल्ट होना चाहिए, मार्कशीट जो भी हो, रिजल्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेस्टिंग रिपोर्ट आप देते हैं साथ में? मैं देती हूँ साथ में। जो लेता है, जो बोलता है कि आप टेस्टिंग रिपोर्ट भेज दो तो हम भेज देते हैं। अच्छा, तो उसका आप लैब टेस्टिंग के साथ तो लोगों को आइडिया मिलता है इसमें क्या टेस्टिंग रिपोर्ट में क्या क्या आता है, क्या विटामिन है? मेन जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो मेन कंपाउंड होता है कॉर्डिस्पिन एंड एडिनोसिन, वो हमारे पास टेस्टिंग होती है। इसके अलावा कोई अगर हमसे कहते हैं कि हमने इसके अंदर बाकी जो कंटेंट्स है वो भी चाहिए, तो वो भी लिस्ट उनको भेज देते हैं, वो हम सब टेस्टिंग करवाते हैं। हम कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स और इंटरनेट पे लोग कहते हैं कि ये एक बैंड सब्सटेंस है, क्या वो सच है? देखो, आधा सच है, आधा सच, क्योंकि कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग। एक्चुअली क्या है, हाँ गूगल में कई जगह आप लिखा हुआ देखेंगे कि कॉर्डिसेप्स इज बैन इन इंडिया। कॉर्डिसेप्स बैन नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो हिमालय से निकाल कर लाते हैं उस पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, जो अभी भी बैन है। उस पर क्या है प्रॉब्लम कि जैसे कि एक IPCSC न्यूज़ का मैंने बताया कि उनका मतलब उस सेंटर का भी कहना है कि कुछ चाइनीज़ यहाँ पर एंटर कर रहे थे कीड़ा जड़ी चुराने के लिए। ऐसे इंडिया में भी समहाउ बहुत बार केसेस हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के चक्कर में लोगों को लगता है कि देखो, मैंने जैसे बताया, लोगों की जीविका चल रही है तो लोग निकालने के लिए जाते हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े होना, धक्का मुक्की, इस तरह के केसेस होना, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। और कहीं ना कहीं हिमालय पर बहुत तरह के हर्ब्स पाई जाती हैं, तो बाकी हर्ब्स को भी नुकसान पहुंचता है, तो इस वजह से इस पे बैन कर दिया गया था। बट बात अगर हम करें जो हम लैब में ग्रो कर रहे हैं उस पर कोई बैन नहीं है, और जो हिमालय से भी निकाल कर लाते हैं उनको भी कुछ लाइसेंसेस के साथ वो निकाल कर ला पाते हैं। और अगर मैं लैब में ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कुछ लाइसेंस की ज़रूरत है? एज सच ऐसा कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जैसे जब आप सेल करते हैं, अगर आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तब डेफिनेटली आपको FSSAI की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक फूड प्रोडक्ट है, मशरूम है। तो वो तो कॉमन है, वो तो हर चीज़ के लिए होता है। लाइक परफेक्ट।
मैम थैंक यू आपके टाइम के लिए। आई थिंक वेलकम। यूनिक प्रोडक्ट है, मतलब मैं काफ़ी कुछ सीखा, बहुत बेसिक क्वेश्चनिंग किया, क्योंकि आई थिंक सबके लिए एक नया चीज़ है। एंड आई होप कि जेन्युइनली अगर इसमें अपॉर्चुनिटी है, पैसा है और हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो और किसान इसको कर सकते हैं और जनरल बिल्कुल। लोग भी कर सकते हैं। और इंडोर फार्मिंग वैसे ही मुझे लगता है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली क्या होता है आजकल के टाइम में ना लोगों को मल्टीपल अर्निंग करनी है, और लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे होता है कि करना बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन घर से बाहर निकलना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उन्हें घर की देखरेख करनी है, बच्चों की देखरेख करनी है। तो लेडीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर से ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए। जी। मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियंस आज कुछ नहीं सीखी। धन्यवाद।